नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बिहार के मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग, किसानों को मिलेगा फायदा। दार्जिलिंग चाय थी देश का पहला जीआई टैग। रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में। देश में नहीं है रिफ्यूजी कानून, म्यांमार से आए हैं रोहिंग्या शरणार्थी। और मध्य क्षत्रिय परिषद की बैठक हुई संपन्न। भोपाल में हुई मेजबानी, सांविधिक संस्था है क्षत्रिय परिषद। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए, वहां इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अब इसे उगाने वाले किसानों को इस प्रीमियम उत्पाद की अधिकतम कीमत हासिल हो सकेगी। जीआई टैग को मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से रजिस्टर किया गया है। गौरतलब है कि मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए जाना जाता है। भारत के लगभग 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। मखाना निम्फिएसी परिवार का एक जलीय पौधा है। इसे साल भर स्थिर रहने वाले जल जैसे तालाब, गोखुर, झील, कीचड़ में उगाया जाता है। मखाने को काला हीरा भी कहते हैं। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद कोई व्यक्ति या कंपनी उससे मिलते जुलते उत्पाद को उसी नाम से नहीं बेच सकते। ये टैग 10 सालों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। जीआई टैग के लिए किसी संस्था, व्यक्तियों के समूह, उत्पादकों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करने वाला व्यक्ति या समूह उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसी उत्पाद को मिला जीआई टैग एक विधिक अधिकार की तरह होता है। जीआई टैग प्राथमिक तौर पर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद और विनिर्मित उत्पादों के लिए दिया जाता है। विनिर्मित उत्पादों में हैंडीक्राफ्ट और औद्योगिक उत्पाद शामिल होते हैं। आपको बता दें कि बिहार से मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम जीआई टैग ले चुके हैं। देश में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। बीते दिनों रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा चर्चा में रहा। इसके बाद से ही भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी लगातार चर्चा में है। दरअसल हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट के मुताबिक रोहिंग्या रिफ्यूजीज को ईडब्ल्यूएस के लिए बने फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उनके मुताबिक भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पालन करता है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस मामले में साफ किया कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि रोहिंग्या दरअसल कौन है। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित बांग्ला भाषा बोलने वाला एक नृजातीय समूह है। ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। म्यांमार में इन्हें रेजिडेंट फॉरेनर्स या एसोसिएट सिटीजन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। म्यांमार में हिंसा के चलते रोहिंग्या अपना घर छोड़कर कई देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। भारत में रोहिंग्याओं ने साल 2012 में दिल्ली में शरण ली थी। आपको बता दें कि भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ऐसे सभी विदेशी जो भारत में बिना डॉक्यूमेंटेशन के प्रवेश करते हैं, उन्हें द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों से शासित किया जाता है। इसके अलावा साल 2016 में सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में भारत में शरणार्थियों के लिए कोई कानून नहीं है। शरणार्थियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जरिए ट्रीट किया जाता है। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए एक सवाल को देखते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या हैं? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 3? इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए अगली खबर देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षत्रिय परिषद की अध्यक्षता की। इसमें ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पावर और नदियों के पानी का बंटवारा जैसे मुद्दे शामिल थे। मध्य क्षत्रिय परिषद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है।
देश में कुल 5 क्षत्रिय परिषदें हैं, जिनका गठन साल 1957 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। इस तरह क्षत्रिय परिषदें एक सांविधिक निकाय हैं। 5 क्षत्रिय परिषदों के तहत देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में विभाजित किया जाता है। इन परिषदों का मकसद राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ाना है। ये केवल सलाहकारी निकाय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हर क्षत्रिय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वहीं मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। मेजबान राज्य का चुनाव हर साल रोटेशन वाइज किया जाता है। आपको बता दें कि क्षत्रिय परिषदों के गठन का विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फीफा मामले में एक नया फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को खत्म कर दिया है। इसे मई 2022 में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के दैनिक मामलों की देखरेख के लिए गठित किया गया था। कोर्ट के मुताबिक AIFF के दैनिक मामलों को AIFF प्रशासन के द्वारा देखा जाएगा। गौरतलब है कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगा दिया था। फीफा COA द्वारा AIFF के चुनावों की वोटर लिस्ट में भारत के पूर्व खिलाड़ियों को शामिल करने के निर्णय का विरोध कर रहा था। इस तर्क के साथ ही फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगा दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद इन प्रतिबंधों के हटने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय परिषद संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन, देश में सबसे पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न तो एक और नहीं दो। दूसरा सवाल, रोहिंग्या संबंधित हैं म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल के बुलेटिन में रात 9 बजे मैं इन दोनों सवालों के जवाब आपको बताऊंगा और आप अपना जवाब क्रॉस चेक कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।